दोस्तों ये जो पुतला है ना, वो कोई आम पुतला नहीं है, ये बैंक है। और दुनिया की कोई भी बैंक क्यों ना हो, उनके दो हाथ होते हैं। एक हाथ से वो पैसा लेता है, जबकि दूसरे हाथ से वो पैसा देता है। तो बैंक कैसे लेता है पैसा, तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम जो सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हैं, करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और फिक्स डिपॉजिट जो कराते हैं, उसके थ्रू बैंक को पैसा मिलता है। और दोस्तों बैंक कैसे देता है आपको पैसा, तो यहां पर बैंक आपको पैसा देता है होम लोन के जरिए, बिजनेस लोन के जरिए, मॉर्गेज लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, इस तरीके की कई सारी लोन्स आपको वो देता है और वहां पर वो लोन के जरिए आपको वो पैसा देता है। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि बैंक को ये जो पैसा वहां पर लेता है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट के जरिए, वो उसको कितने में पड़ता है। तो सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपको दोस्तों 4% से लेकर के करीबन 5% का ब्याज देता है। करंट अकाउंट में दोस्तों आपको पता है बैंक आपको कितना ब्याज देता है, 0%। जी हां, कोई भी ब्याज आपको वहां पर नहीं मिलता। और फिक्स डिपॉजिट यहां पर जो होती है, उसमें बैंक आपको करीबन 7% के आसपास ब्याज देता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये यहां पर जो बैंक को पैसा मिलता है, वो उनको ऑन एन एवरेज 3% पे मिलता है। बहुत ही सस्ता है ये पैसा। 3% पे बैंक को दोस्तों बहुत सारा पैसा मिलता है। और वो पैसा कौन देता है, वो पैसा हम लोग देते हैं। अब जो पैसा बैंक लोन के जरिए दोस्तों आपको देता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो दोस्तों यहां पर लोन में बैंक करीबन 6.5% से लेकर के 21% तक का ब्याज लेता है। इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज बैंक यहां पर लोन में हमसे 13% के आसपास ब्याज लेता है। तो यहां पर 3% पे बैंक को पैसा मिला है और 13% पे ऑन एन एवरेज वो आपको और हमको पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर बैंक को 10% का यहां पर बीच में कट मिलता है। 10% उनको बैंक को मिलते हैं। अब यहां पर 10% यहां पर जो बैंक को मिला, वो उसको पूरा मुनाफा नहीं होगा। इसमें से बैंक के जो एम्प्लॉइज होंगे, उनकी जो सैलरीज होगी और उसके अलावा जो भी खर्चे होंगे बैंक के, वो वहां पर माइनस होंगे और बाकी का जो पैसा बचेगा वो यहां पर बैंक का मुनाफा होगा। अब दोस्तों कोई भी बैंक कब स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, जब उनके ये दोनों हाथ स्ट्रॉन्ग होंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक भी हाथ अगर दोस्तों कमजोर होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैंक कमजोर है। मानिए दोस्तों कि बैंक का ये जो पैसे लेने वाला हाथ, जिसको बोलते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में लायबिलिटी डिपार्टमेंट, अगर ये जो वीक होगा, अगर ये जो कमजोर होगा, तो बैंक को सस्ते रेट पे पैसा नहीं मिलेगा। और अगर ये जो हाथ वीक होगा, कमजोर होगा, यानी कि पैसे देने वाला हाथ, जिसको बैंकिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं एसेट डिपार्टमेंट, अगर ये कमजोर होगा, तो कहीं ना कहीं बैंक को लोन में इंटरेस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो दोनों हाथ अगर बैंक के मजबूत होंगे, तो वो बैंक कहीं ना कहीं मजबूत हम लोग मान सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर बैंक ये दोनों हाथ के ऊपर अग्रेसिवली फोकस करता है। और ये दोनों हाथ के डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉइज है, उनको बहुत तगड़े तगड़े टारगेट दिए जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार आपको बैंक में यहां से फोन आता है, ये डिपार्टमेंट में से, ये हाथ में से, क्या बोलते हैं आपको कि सर हमारे पास सेविंग्स अकाउंट खुलवा लीजिए, हमारे पास सर करंट अकाउंट खुलवा दीजिए, हमारे पास अब फिक्स डिपॉजिट आप कराइए। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहां पर बैंक को पता है कि ये जो पैसा मिलेगा वो तो बहुत ही सस्ता उनको मिलेगा। और प्राइवेट बैंक में तो दोस्तों यहां तक कि ये सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट को लेकर के बहुत बड़ी तगड़ी तगड़ी स्कीम्स भी होती है। जैसे कि वहां पर प्राइवेट बैंक आपको बोलती है कि अगर आप 10,000 रुपए मेंटेन करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे सेविंग्स अकाउंट में, 20,000 करोगे तो ये बेनिफिट देंगे, 50,000 करोगे तो ये बेनिफिट देंगे, आपको चेकबुक फ्री देंगे, रिलेशनशिप मैनेजर देंगे, फलाना ढिमका सब कुछ देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मिलने वाला पैसा बैंक को बहुत ही मीठा लगता है। और उसके अलावा दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि आपको ये डिपार्टमेंट में से भी फोन आते हैं कि सर हमारे पास से होम लोन ले लीजिए, मॉर्गेज लोन ले लीजिए, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन। क्यों आता है? क्योंकि बैंक को इस हाथ को भी स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों आज की डेट में हम लोग क्यों एसबीआई को इतनी स्ट्रॉन्ग बैंक मानते हैं? क्यों? क्योंकि इनके दोनों हाथ स्ट्रॉन्ग है। एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के मिला के टोटल एसबीआई के पास हमारे 34 लाख करोड़ रुपए है।
और दोस्तों ये लोन डिपार्टमेंट में यानी कि एसेट डिपार्टमेंट में भी एसबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। करीबन इंडिया में जितनी होम लोन आज की डेट में है उसमें से करीबन 34% लोन एसबीआई की चल रही है। इसका मतलब यह है कि एसबीआई का ये हाथ भी मजबूत है, तो दोनों हाथ जिनके मजबूत होंगे वो बैंक भी अल्टीमेटली मजबूत होगी। एचडीएफसी क्यों इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट बैंक हम लोग बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास भी ये दोनों हाथ स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है, क्यों? क्योंकि अब हमारे हीरो की एंट्री पड़ने वाली है, यानी कि आरबीआई पिक्चर में आने वाला है। दोस्तों यहां पर समझिएगा कि कोई भी बैंक को यहां पर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के मिला के टोटल 100 करोड़ रुपए यहां पर उनको बैंक को मिले हैं। समझिएगा इस एग्जाम्पल को, 100 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। अब ये बैंक अगर अपने 100 करोड़ रुपए यानी कि पूरे 100 करोड़ रुपए अगर वो लोन के रूप में बांट देगा तो क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि बैंक को जितना भी पैसा मिला है वो अगर लोन के रूप में वो बांट देगा तो 2 प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये कि अगर पूरे पैसे यहां पर उन्होंने लोन के रूप में दे दिए और कल जाके यहां पर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट वाला कोई बंदा आके बोलेगा कि सर मेरी जो 50 लाख की मैंने फिक्स डिपॉजिट कराई है मेरे को उठानी है, तो बैंक कहां से पैसा निकालेगा? तो यहां पर इसका मतलब यह है कि बैंक के पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कुछ रिजर्व पैसे होने चाहिए। ये पहला प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए बैंक पूरा पैसा यहां पर नहीं बांट सकता। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है? अगर बैंक को जितने पैसे मिलते हैं अगर वो पूरे पैसे यहां पर इकोनॉमी में बांट देगा, सब लोगों को बांट देगा लोन के रूप में, तो क्या होगा? मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा। समझिएगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो अच्छी बात है, ग्रोथ होगा, लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ेगी। ये स्टिक अगर आज 10 रुपए में मिल रही है तो हो सकता है कि आगे जाके ये 12 या 15 रुपए में मिलने लगे, तो महंगाई भी बढ़ सकती है। तो यहां पर बैंक पूरे के पूरे रुपए यहां पर बांट नहीं सकता। तो अब इस चीज को कौन कंट्रोल करेगा? कौन ये देखेगा कि कितने रुपए लोगों को देने हैं या कितने रुपए नहीं देने हैं? इसको कौन ध्यान रखेगा? तो यहां पर ध्यान रखेगा इस चीज का आरबीआई। ये सारी बैंकों का माई बाप है। ये आरबीआई जो है ना वो ऊपर से सभी बैंकों को कंट्रोल करता है और बैंक को बोलता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी यहां पर आरबीआई क्या बोलेगा बैंक को? आरबीआई बोलेगा कि ठीक है, आपके पास यहां पर मिला के सारे 100 करोड़ रुपए आए हैं ना, तो उसमें से आप 4% यानी कि 4 करोड़ रुपए आप हमें दे दीजिए, हम उसको रखेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। तो यहां पर दोस्तों जो 4% है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। समझिएगा, अभी बैंक क्या बोलेगी कि ठीक है 100 करोड़ रुपए हमारे पास आए, हमने आपको 4 करोड़ रुपए दे दिए, तो हम लोग क्या 96 करोड़ रुपए लोन के रूप में लोगों को दे दें? तो आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई फिर से बोलेगा कि नहीं, 96 करोड़ आपको नहीं देने हैं, आपको 18% यानी कि करीबन 18 करोड़ रुपए अपने पास रखने हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, गोल्ड के रूप में या पैसों के रूप में, कैश के रूप में। और ये जो 18% है दोस्तों, उसको बैंकिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो यहां पर कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो है उसके परसेंटेज है ना वो बदलते रहते हैं, वो आरबीआई डिसाइड करता है कि वो कितने रखने हैं। तो अभी क्या होगा, बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए आए, उसमें से 4 करोड़ रुपए उसने आरबीआई को दे दिए और 18 करोड़ रुपए उसने अपने पास रखे लिक्विड एसेट के रूप में। अभी बैंक के पास कितने पैसे बचेंगे? 100 करोड़ में से 22 करोड़ रुपए तो वो कहीं पर लोन नहीं दे सकता, यानी कि करीबन 78 करोड़ रुपए बैंक के बचेंगे जो बैंक लोन के रूप में आप और हम लोगों को दे पाएगा। अभी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है, मानिए कि बैंक के पास अभी 78 करोड़ रुपए है जिनकी वो लोन दे पाएगा। अब मानिए कि बैंक के पास 80 करोड़ की लोन की डिमांड आई तो क्या होगा? बैंक के पास तो केवल 78 करोड़ रुपए ही है, 2 करोड़ रुपए उसको शॉर्टफॉल पड़ेगा, 2 करोड़ रुपए की उनको जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनको लोन देनी है। तो अब यहां पर बैंक उनके माई बाप के पास जाएगा, आरबीआई के पास, और आरबीआई को बोलेगा कि हे आरबीआई, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दीजिए। अभी आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई उसको बोलेगा कि हाँ हम आपको पैसे देंगे लेकिन हम आपसे ब्याज लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे आपको पैसा। और जो आरबीआई बैंक के पास से दिए गए पैसे के ऊपर जो ब्याज लेता है दोस्तों, उसको बैंकिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं रेपो रेट। अब उससे उल्टा भी हो सकता है, मानिए कि बैंक के पास 78 करोड़ रुपए है और लोन की डिमांड आई केवल 76 करोड़ रुपए की, तो क्या होगा? बैंक के पास 2 करोड़ रुपए बचेंगे।
तब बैंक क्या करेगा, 2 करोड़ रुपए अपने पास वो रखेगा तो उसके ऊपर तो उसको कोई भी ब्याज नहीं मिलने वाला है। तो फिर से बैंक अपने माई बाप के पास जाएगा और बोलेगा कि हे आरबीआई, आप मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, आप उसे रखिए, आप मेरे को थोड़ा बहुत उसके ऊपर ब्याज दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर बैंक जब अपने पैसे आरबीआई को देता है, वो पैसों के ऊपर आरबीआई बैंक को जो ब्याज देती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम लोग अपनी कार में बैठते हैं और कार में लीवर देते हैं तो कार भागने लगती है, उसी तरीके से दोस्तों यहां पर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो और रेपो रेट को एज लीवर की तरह यूज करता है और वो इकोनॉमी को भगाता भी है और उसे कंट्रोल भी रखता है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उसके बाद आरबीआई ने क्या किया, उसके बाद आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो 1% कम कर दिया, यानी कि पहले जो 4% कैश रिजर्व रेशियो था उसको घटा करके 3% कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे यहां पर पहले बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आते थे, उसमें से 4 करोड़ रुपए उनको आरबीआई को देने होते थे, अब उनको केवल 3 करोड़ रुपए ही आरबीआई को देने होंगे। तो क्या होगा, उससे 1 करोड़ रुपए बैंक के पास एक्स्ट्रा बचेंगे। केवल 1% सीआरआर घटाने के कारण दोस्तों इंडिया की जो सारी बैंक्स थी उनको टोटल 1,37,000 करोड़ रुपए यहां पर मिले, जिनको वो लोन के रूप में लोगों को दे पाए। इसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई ने रेपो रेट में भी 0.75% की कटौती यहां पर पिछले साल की थी। इसका मतलब यह है कि आरबीआई जो बैंक को लोन देता था उनके परसेंटेज में भी 0.75% की कमी हुई थी और इसके कारण दोस्तों इंडिया में बहुत सारे लोगों की लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था, यानी कि लोगों को ज्यादा पैसे मिले और कम रेट पे पैसे मिले, क्योंकि यहां पर आरबीआई का गोल यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिले और इकोनॉमी का ग्रोथ हो। इससे हो सकता था कि थोड़ी महंगाई बढ़े, लेकिन यहां पर पिछले साल ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर आ गई और आरबीआई का जो सारा का सारा प्लान था वो कहीं ना कहीं अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो दोस्तों दुनिया की कोई भी बैंकिंग सिस्टम क्यों ना हो, इनके फंडामेंटल्स सेम ही होते हैं। हम यहाँ पर हमारी जो बैंक है, जो माई बाप है, जो बैंकों का प्रतिनिधित्व करती है, वो बैंक को हम लोग यहाँ पर आरबीआई कहते हैं, कई और देश में उसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, कई और बैंक में इसे नोडल बैंक कहते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम वो इसी तरीके से वर्क करता है। तो किस तरीके से बैंक पैसा लेता है, तो यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, पूरा हाथ ही नीचे आ रहा है। और बैंक कैसे आपको पैसा देता है तो हम लोग यहां पर देखते हैं, नाम मिला नहीं। और बैंक आपको किस तरीके से पैसा देता है तो हम लोग यहां पर देखते हैं, और कैसे देता है बैंक आपको दोस्तों पैसा, तो यहां पर बैंक, अच्छी बात है, तो हमने देखा है कि करीबन 85% लोग ऐसे हैं जो ये चैनल के वीडियोस को देखते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं क्लिक किया। दोस्तों अगर आप ये करोगे तो आपको लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी सारी इंपोर्टेंट अपडेट्स इंस्टेंटली मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।